नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन BRJH पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि भारत और भूटान का संबंध कैसा रहा है अभी तक में। और मरवाड़ी कॉलेज रांची सेमेस्टर 4 सेशन 21 से 24 GE पेपर हिस्ट्री में पढ़ना है भारत भूटान का संबंध। और ये जो टॉपिक है भारत भूटान रिलेशन, ये आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी कॉलेज के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और नोट्स आप इससे बना लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि भारत और रिलेशन का संबंध कैसा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भारत और भूटान, ठीक है, भारत और भूटान का एक मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आर्थिक संबंध है। यह दोनों देशों के सामान्य हितों और साझा मूल्यों द्वारा संचालित संबंधों का लंबा इतिहास है। मतलब इसके कहने का ये अर्थ है कि जो भारत और भूटान का संबंध है वो ऐतिहासिक है, बहुत ही पुराने काल से चले आ रहे हैं। और सांस्कृतिक तरीके से भारत का संबंध रहा हुआ है, क्योंकि भारत जो है वो भूटान जो है वो भारत का एक पड़ोसी देश है। और इसके साथ ही जो आर्थिक संबंध है भारत और भूटान का वो भी अच्छा रहा है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या बताया हुआ है। तो आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि संबंधों का विकास जो है वो कैसे हुआ था भारत और भूटान का। तो भारत और भूटान के संबंध 1910, यहाँ जैसे देख रहे हैं 1910 से है, जब भूटान ब्रिटिश भारत का भूभाग था, जिसके विदेशी एवं रक्षा संबंधी मामलों का निर्देशन उसके द्वारा किया जाता था। जब भूटान ब्रिटिश जब हमारे देश पर राज करते उस समय ब्रिटिश जब राज कर रहे थे उस समय भूटान ब्रिटिश भारत का भाग था, ठीक है। उस समय इसका निर्देशन उसके द्वारा ही किया जाता था, उसका कोई अपना संविधान और कोई अपना कुछ नहीं था। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा की तो भूटान इसे मान्यता देने वाले पहले राष्ट्रों में से एक था। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक बन गया आपका कि जब 1947 में अपना देश भारत जब स्वतंत्रता की घोषणा किया तो पहला मान्यता जो दिया था वो भूटान दिया था कि हाँ यह एक राष्ट्र है। दोनों ही देशों के बीच संबंध और भी प्रगढ़ हो गया, प्रगढ़ मतलब और भी गहरा हो गया, पूरे मतलब दोस्ती अच्छी हो गई, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से भूटान के भी चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे। चीन से आज भी हमारा अब तनावपूर्ण मतलब कि चिंताजनक वाली बात रहती है। पड़ोसी देश होते हुए भी उसके साथ हमारा संबंध उतना अच्छा नहीं है। और यही चीज़ भूटान के भी साथ था। तो कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे देखे जा रहे हैं। और 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है क्या, तो भूटान और इंडिया के बीच जो सीमा है वो 699 किलोमीटर का है। साझा करने के अलावा भारत और भूटान के बीच गहरे धार्मिक सांस्कृतिक संबंध भी है। गुरु पद्मसंभव एक बौद्ध संत ने बौद्ध धर्म को फैलाने और दोनों देशों में लोगों के बीच पारंपरिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये आपका एक बन गया टॉपिक, इसके भी लिख लीजिए। भारत और भूटान के राजनीतिक संबंधों का प्रारंभ 1968 में थिम्पू में भारत के रेजिडेंट प्रतिनिधि की नियुक्ति के साथ हुआ था। यह भी एक टॉपिक है। इससे पहले भूटान के साथ हमारे संबंधों को देख रेख सिक्किम के राजनीतिक अधिकारी द्वारा की जाती थी। तो जो सिक्किम था वो पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, बाद में इसे भारत में विलय जनमत संग्रह के द्वारा करवा लिया गया। भारत भूटान द्विपक्षीय संबंधों की मूल संरचना दोनों देशों के बीच 1949 की मित्रता और सहयोग की संधि से निहित हुई। जो सहयोग की संधि हुई थी उसके अनुसार भारत और भूटान की संबंध में और गहरा हुआ है, जिसे फरवरी 2007 में महामहिम जिम्मे खेसर नाम गेल वांगचुक की भारत यात्रा के दौरान यद्यतन और हस्ताक्षरित किया गया था। जब भारत के यात्रा पर जिम्बे से ये जो आए हुए थे, आप नाम देख लीजिए, फरवरी 2007 में जब भारत के यात्रा पर आए थे तब ये संधि हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या है हम लोग को वर्तमान में भारत की संबंध कैसा है ये देख लेंगे। तो वर्तमान
भारत भूटान मैत्री संधि न केवल हमारे संबंधों को समकालीन प्रकृति को दर्शाती है बल्कि 21वीं सदी में इनके भविष्य के विकास की नींव भी रखती है। ठीक है, संधि सदैव शांति और मित्रता, मुक्त व्यापार, वाणिज्य और एक दूसरे के नागरिकों को न्याय प्रदान करती है। जो भी संधि होती है वो इसी कारण से होती है कि वो शांति बनाए रखेंगे, कोई युद्ध नहीं रखेंगे, मित्रता अच्छी होगी, मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, वाणिज्य जो भी व्यापार हो अच्छा से हो, एक दूसरे के नागरिक मतलब इंडिया के लोग भूटान में जाए, भूटान के लोग इंडिया में तो उनको सम्मान मिले जैसे सभी नागरिकों को, देशवासियों को मिलता है। भूटान के साथ हमारे द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध विगत वर्षों में परिपक्व हुए हैं। परिपक्व मतलब कि बहुत ही अच्छा हुए हैं। एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में विश्वास और व्यापक सहयोग, विशेष रूप से पनबिजली मतलब होता है आपका डैम जिससे बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है, के पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्र हैं। इसकी एक प्रमुख विशेषता है क्या, तो जो भारत और भूटान के बीच जो पनबिजली है वो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। अब पढ़ते हैं भारत और भूटान की संधि क्या रही हुई है। ठीक है, तो भारत और भूटान के बीच की जो संधि है उसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कैसी संधि रही है और ये किस किस कार्यों के लिए अच्छा रहा है। तो भारत और भूटान की मैत्री संधि, भारत और भूटान मैत्री संधि जिस पर 8 फरवरी 2007 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किए गए थे। 2 मार्च 2007 को भूटान की राजधानी थिम्पू में दोनों सरकारों के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के पश्चात प्रभावी हो गया। मतलब कि एक दूसरे से जब अपना हस्ताक्षर करने के बाद क्या होता है कि भूटान अपना जो भी लिखना था वो एक फाइल में लिख कर आए और इंडिया वाले को जो लिखना था वो लिख कर गए और दोनों एक सिग्नेचर करके अपने अपने फाइल पे और एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। इस संधि के मुख्य तथ्य जो थे वो यहाँ पे दिए हुए, एक दूसरे की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। जैसे हम अपने देश के प्रति अखंडता और स्वतंत्रता और संप्रभुता का अच्छा ख्याल रखते हैं, सम्मान करते हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज को, वैसे ही भारत और भूटान एक दूसरे को करेंगे। दोनों देश के ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखेंगे, जो भी पुराने संबंध चले आ रहे हैं उसको बनाए रखेंगे। विगत वर्षों में ये संबंध जिस प्रकार विकसित एवं प्रकट हुए हैं उसे मान्यता प्रदान करना है। वास्तविक संभव मित्रता, साझा हितों और सहयोग के आधार पर इस अस्थायी और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों का ओर प्रकट करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना है। एक अनुकार्य संबंध को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करना तथा भारत एवं भूटान की मित्रता को बढ़ावा देने के लिए 1949 की संधि को अद्यतन करने का निर्णय आपसी सहमति से लिया गया। जो 1949 में संधि हुआ था उसको फिर से उजागर करना है। अब पढ़ते हैं कि इसका जो उद्देश्य था वो क्या था। इसके तहत किए गए समझौता निम्न अनुसार है। जो भी मित्रता संधि के अनुसार समझौता हुआ वो देखते हैं। तो संधि में अनुच्छेद 1 में लिखा गया, भारत और भूटान के बीच अस्थायी शांति और मित्रता बनी रहेगी। अनुच्छेद 2 में भूटान और भारत के बीच घनिष्ठ मित्रता और अस्थायी संबंधों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साथ लिखा हुआ है। दोनों में से कोई भी देश राष्ट्रीय सुरक्षा और एक दूसरे के खिलाफ गतिविधि के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग नहीं करेंगे। मतलब कि जो भी अवैध प्रवासन या तस्करी जो होता है वो बॉर्डर के एरिया से होता है, तो ऐसा एक दूसरे के देश के लिए कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे का जो है वो पढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 3 में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूटान सरकार कोई भी हथियार, गोला बारूद, मशीनरी, युद्ध सामग्री जो भूटान के शक्ति निर्माण और कल्याण के लिए आवश्यक हो, भारत से या इसके जरिए आयात करने के लिए मुक्त और यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक भारत संतुष्ट है कि भूटान सरकार के इरादे मित्रवत हैं। ऐसे आयामों से भारत का कोई खतरा नहीं है। जो भी हम लोग भूटान को गोला बारूद, मशीनरी, कोई भी सामान देते हैं तो ये तब तक ही जारी रहेगा जब तक कि भारतीय जो नेता हैं, भारतीय सरकार को ये विश्वास है कि नहीं भूटान मेरे साथ गद्दारी नहीं कर रहा है या मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर रहा है, तब तक ये ऐसा ही रहेगा। जैसे लिखा हुआ है कि भारत को कोई भी खतरा नहीं है तब तक ही। चौथे में लिखा हुआ है आपका, चौथे अनुच्छेद में, कि भूटान सरकार इस बात का आश्वासन देती है कि सरकार या निजी व्यक्ति द्वारा भूटान के बाहर ऐसी हथियारों, गोला बारूद को सामग्री को निर्यात नहीं करेगा। मतलब कि भूटान अपने देश के बाहर किसी भी गोला बारूद को दूसरे देश को निर्यात मतलब कि बेचेगा नहीं।
5वें अनुच्छेद में भूटान और भारत सरकार इस बात से सहमत है कि भारतीय क्षेत्रों में रहने वाले भूटानी लोगों को भारतीय लोगों से सम्मान न्याय मिलेगा और भूटान भी वहाँ रहने वाले भारतीयों को मतलब एक दूसरे के देश में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के देश के प्रति अपना अच्छा व्यवहार करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। अपराधों एवं गैर कानूनी गतिविधियों से लिप्त पाए गए दोनों देशों के वांछित व्यक्ति का प्रत्यार्पण दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण समझौता के अनुसार करेंगे। मतलब मान लीजिए कि कोई भूटान से आया हुआ है और भारत में गलत गतिविधि कर रहा है और कोई भूटान में गया हुआ है भारत से, वो गलत गतिविधि करे तो उसको पकड़ के एक दूसरे को वो चेंज कर लेंगे। मतलब कि भारत का है तो भारत को दे देंगे, भूटान का है तो भूटान को दे देंगे। अनुच्छेद 7 में लिखा गया है कि भूटान और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमत है। इस आदान प्रदान के सहयोग से शिक्षा व्यवस्था, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। 8वें अनुच्छेद में भूटान और भारत सरकार परस्पर दीर्घकालिक लाभ के लिए अपने आर्थिक सहयोग को जारी रखने के लिए सहमत है। जो भी दीर्घकालिक मतलब होता है बहुत सालों तक जो भी लाभ हो रहा है एक दूसरे को वो अपना जारी रखेंगे, इसके बीच कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अब पढ़ते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है अनुच्छेद 9। इस संबंधी के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी मतभेद और विवाद को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाया जाएगा। मतलब अगर भारत और भूटान के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो दोनों आपस में बात से कहा जाता है ना, पहले बात से नहीं तो लात से, तो पहले बात से यहाँ पे करा जाएगा, उसके बाद नहीं होगा जो होगा वो देखा जाएगा। जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक रूप से मित्रवत पारस्परिक लाभप्रद सहयोग, उसके बाद देखा जाएगा भारत भूटान संबंध के आधार, और उसके बाद वार्ता मतलब एक दूसरे के बीच में बात होगी। अपने बात मतलब उसमें कोई तीसरा नहीं आएगा, एक दूसरे से बात कर लेंगे और अपना जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। 10वें में लिखा गया है यह संधि दोनों देशों द्वारा इंस्टीट्यूटमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के पश्चात लागू होगी। मतलब एक दूसरे को जब वो अपना दे देंगे, ठीक है, वो सिग्नेचर करने के बाद फाइल, उसके बाद ही ये लागू होगा। ऐसे मुंह से कहने से नहीं होगा। जैसे हम लोग कह देते हैं कि हाँ कल दे देंगे, आज दे देंगे, कल सिग्नेचर कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप लिखित रूप में एक दूसरे को दे देते हैं साइन करके उस पर, तभी ये लागू होगा, जो इस संधि के हस्ताक्षर होने के 1 महीने के अंदर थिपू में होगी। यह संधि तब तक जारी रहेगी जब तक कि आपसी सहमति से इसे समाप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता है। जब कोई संधि आपस में एक्सचेंज हो जाएगी तो वो तब तक जारी रहेगा जब आपस में बातचीत करके उसको समाप्त कर लीजिए या तो उसको संशोधित कर लीजिए। मतलब उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो बदलाव कर लीजिए, तब तक वो जारी रहेगा जब तक ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं भारत के लिए भूटान का महत्व क्या है। तो भौगोलिक महत्व देखिए क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है। भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से मिलती है। ठीक है, आप एटलस या मैप में देखिए वहाँ पे दिया हुआ है। हिमालय में स्थित भूटान भारत चीन के एक बफर के रूप में कार्य करते हैं। बफर मतलब होता है कि 2 देशों के बीच का राज्य। जैसे आप 2 सामान रख दीजिए और 2 सामानों के बीच में जो क्षेत्र बचा हुआ है उसको बफर कहते हैं या आपका संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे बफर राज्य के बीच में काम करती है। जैसे कि भारत और भूटान में चीन से होने वाली गतिविधि जो है वो भूटान से ही हो सकती है। तो भूटान के साथ हमारा अच्छा मित्रवत संबंध रहेगा, अच्छा संबंध रहेगा, तो चीन से होने वाली गलत गतिविधि या तस्करी या जो भी होता है वो नहीं होने देगा भूटान। भूटान की वर्तमान सीमाओं विशेष रूप से भारत के लिए इसकी पश्चिमी सीमा से सुरक्षा का महत्वपूर्ण है। पश्चिमी सीमा मतलब हो गया जो पश्चिम में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखते हैं आर्थिक महत्व क्या है। भूटान भारतीय वस्तुओं और भारतीय निवेश का एक प्रमुख बाजार है। मतलब भूटान का जो बाजार है उसमें हम अपना वस्तु कोई भी सामान अच्छा बेच सकते हैं। और निवेश मतलब होता है इन्वेस्ट करना, कोई भी वस्तु उसमें कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत के लिए भूटान जल विद्युत का भी एक समृद्ध स्रोत है। भारत के लिए भूटान जल विद्युत मतलब कि आपका हो गया जल से तैयार की जाने वाली बिजली के लिए अच्छा ही उसको स्रोत माना जाता है। अब देखते हैं राजनीतिक महत्व क्या है। राजनीतिक रूप से स्थिर भूटान भारत के लिए महत्वपूर्ण है। एक अस्थिर भूटान भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षा का आश्रय प्रदान करता है। तो देखिए राजनीतिक दृष्टि भी अच्छा रहेगा। तो ये जो गतिविधि यहाँ पे दिया हुआ है ये 2 नंबर में हिमालय में स्थित भूटान, तो इससे ये नहीं होगा जब हमारा राजनीतिक संबंध भी अच्छा रहेगा तब।
हम देखते हैं सहयोग के क्षेत्र क्या हुआ है, मतलब भारत क्या क्या चीज़ में सहयोग करते हैं, भूटान क्या क्या सहयोग करता है इंडिया को। तो आर्थिक सहयोग, भारत और भूटान के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक अंतर संबंध हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। भारत भूटान सबसे बड़ा व्यापार और विकास भागीदार है। भूटान में योजनाबद्ध विकास के प्रयास 1960 से ही शुरुआत में प्रारंभ हुए हैं। इसकी पहली पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू की गई थी। तब से भारत भूटान की पंचवर्षीय योजना के वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मतलब भारत जो है वो पंचवर्षीय योजना में भूटान को भी शामिल करके उसमें अपना योगदान देता है। भारत 2018 में शुरू हुई भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5,00,000 करोड़ रुपये प्रदान किया। जो 2018 में इंडिया का पंचवर्षीय योजना बना कि इंडिया में 5 वर्ष में क्या क्या करना है, तो उसमें भारत ने भूटान को भी 5,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं कि वो भी अपना विकास करे, जो कि 2018 में बनी हुई ये पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ये एक आपका टॉपिक हो गया, अभी याद रखिए। अब देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है, विद्युत सहयोग में जल प्रबंधन। ठीक है, विद्युत सहयोग और जल प्रबंधन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, जल विद्युत सहयोग एवं जल प्रबंधन। भूटान की अर्थव्यवस्था के लिए जल विद्युत परियोजनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसके लिए, भारत के लिए, और इसकी पंचवर्षीय योजना में इसका प्रमुख स्थान है। जल विद्युत भूटान के लिए घरेलू राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। जो जल विद्युत है, ठीक है, जल से उत्पन्न होने वाली जो भी बिजली है वो भूटान का घरेलू राजस्व मतलब जीडीपी के लिए सबसे बड़ा स्रोत, मतलब सबसे ही अच्छा स्रोत माना जाता है, सोर्स। भारत को इसका बहुत बड़ा भाग निर्यात किया जाता है। मतलब उसका जो भी बिजली उत्पन्न करता है भूटान वो भारत में बेचता है, तो इससे उसका जीडीपी ग्रोथ होता है। किसका, भूटान का। यह अपने सबसे व्यापारिक भागीदारी भारत के साथ विहित व्यापार घाटे को संतुलित करने में एकमात्र व्यवहार्थ विकास भी है। जल विद्युत परियोजना के विकास में भारत का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह न केवल भूटान के लोगों को घरेलू उपयोग के लिए बिजली प्रदान करता है, अपितु स्वयं को निर्यात की जाने वाली अधिशेष बिजली से उत्पन्न राजस्व प्रदान करता है। मतलब भारत में जो भी बिजली बेचता है भूटान, उससे जो भी अधिशेष मतलब जो सरचार्ज जिसको कहते हैं वो जो मिलता है वो भूटान को भारत दे देता है। अब तक भारत ने भूटान में 3 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं का निर्माण किया है। अब तक मतलब 1910 से लेकर अभी तक में 3 जल विद्युत परियोजना शुरू की है, जो कि वर्तमान में भारत के मंगदेछू नदी विद्युत संयंत्र के विकास में भूटान की सहायता कर रहा है। अभी जो बन रहा है उसमें यह सहयोग 2006 के समझौते के तहत किया जा रहा है। 2006 में जो समझौता हुआ था उसके तहत हो रहा है। इस समझौते के तहत भारत ने 2020 तक भूटान को न्यूनतम 10,000 मेगावाट जल विद्युत विकास और अधिशेष बिजली के आयात में सहायता करने पर सहमति व्यक्त किया है। इस टॉपिक को आप लोग याद रखिएगा। साथ ही भारत और भूटान के बीच जो बाढ़ प्रबंधन का विशेषज्ञों का एक संयुक्त समूह गठित किया गया। भारत और भूटान के बीच जो बाढ़ प्रबंधन जो है उसके लिए विशेषज्ञ मतलब कि जो एक्सपर्ट होते हैं उसका एक समूह बनाया गया है कि भारत और भूटान के बीच जो बाढ़ का प्रबंधन है वो कैसे करना है। अब आगे का जो है वो पढ़ते हैं हम लोग। आगे का दिया हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, स्टैंड बाय क्रेडिट कार्ड सुविधा। ठीक है, भारत सरकार ने रुपए की तरलता की कमी को दूर करने के लिए मार्च 2009 में भूटान को 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा दी है। मतलब कि जो आपका भुगतान है, ठीक है, उसको कम करने के लिए, मतलब कि तरलता मतलब उसकी इफिडेंसी जो है उसको कम करने के लिए भूटान को 300 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया हुआ है। जब भी वो चाहे तब 300 रुपये का, जैसे क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज करते हैं सेम टू सेम वैसे ही है। भारत के साथ व्यापार, तो भारत के साथ व्यापार जो है भूटान कैसे करता है, उससे क्या लाभ होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत ने केवल भूटान का मुख्य विकास भागीदार है, अपितु इसका प्रमुख व्यापार भागीदार भी है। दोनों देशों के बीच व्यापार भारत भूटान व्यापार और पारगम समझौता 1972 द्वारा शामिल होते हैं, जिसे अंतिम बार नवंबर 2016 में नवीनीकृत मतलब 2016 में नया किया गया था। यह समझौता दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यवस्था प्रदान करती है और तीसरे देशों के भूटान से निर्यात हेतु शुल्क मुक्त पारगमन का भी प्रावधान करता है। अगर भारत हमारे किसी देश पड़ोसी देश से निर्यात करता है, ठीक है, आयात करता है कोई भी वस्तु, तो भारत उसे सीमा शुल्क फ्री कर देता है।
वर्तमान में भूटान भारत में आयात होने वाली प्रमुख वस्तुएं बिजली, ताला चूखा और करीचू जल विद्युत परियोजना से है। ये जो तीन है, ये तीन जल परियोजना जो ऊपर आप लोग पढ़े थे, तीन जल परियोजना प्रमुख है, वो यही तीन है। ठीक है। बेस मेटल, खनिज, वनस्पति वसा और तेल, मादक पेय, रासायनिक, सीमेंट, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, फल उत्पाद, आलू, संतरे, सेब, रेशम, प्लास्टिक, रबर उत्पादन और इलायची आदि है। ये सब क्या करता है, भूटान भारत एक दूसरे से आदान प्रदान करता है। भारत से भूटान को होने वाले प्रमुख निर्यात पेट्रोल, भारत से भूटान को होने वाला मतलब जो भूटान है वो भारत से क्या निर्यात आयात करता है, पेट्रोल उत्पाद, खनिज उत्पाद, बेस मेटल, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पुर्जे। ऑटोमोबाइल पुर्जे मतलब कि गाड़ी वगैरह का जो भी पार्ट पुर्जा होता है वो, सब्जियां, मसाले। हमारे भारत में मसाले बहुत, इसीलिए तो अंग्रेज आए थे। ठीक है, बहुत ही फेमस है। प्रसंस्कृत खाद्य और पशु उत्पाद, रसायन, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब भारत आयात करता है। व्यापार और वाणिज्य पर समझौता, तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए भूटान के व्यापारियों के लिए शुल्क मुक्त परागम का भी प्रावधान करता है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। ठीक है, फ्री ट्रेड करता है। भारत में 16 निकास प्रवेश बिंदु जिनकी पहचान भूटान के तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए की गई है, निम्नवत है। जयगांव, ये जो 16 दिया हुआ है, ठीक है, तीसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए, ठीक है, जो 16 निकास और प्रवेश बिंदु है वो नीचे ये दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। अब आगे देखते हैं हम चुनाव आयोग क्या क्या प्रावधान करता है एक दूसरे के लिए। यहाँ पे देखते हैं चुनाव आयोग। मई 2006 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की भूटान यात्रा के दौरान दोनों देशों चुनाव आयोग के बीच समझौता हुआ। ठीक है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से संस्थागत सहयोग और औपचारिक रूप दिया गया। भारत ने भूटान को चुनाव कानून के निर्णय में पूरी सहायता प्रदान की। भारत सरकार ने भूटान को अपनी यहां से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें क्रय करने के लिए 47,506 मिलियन रुपए का अनुदान भी प्रदान किया है। मतलब कि ये जो पैसा दिया हुआ है भूटान को इसलिए भारत दिया है, जो कि हम लोग जो ई वोटिंग करते हैं, ठीक है, मशीनों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करते हैं, उसको खरीदने के लिए। भारत के कई चुनाव पर्यवेक्षकों ने नेशनल काउंसिलिंग इलेक्शन के दौरान भूटान का दौरा किया है। दोनों चरणों में मॉक चुनाव की भी कराया गया। भारत सरकार ने चुनाव अधिकारियों को दूर दराज के क्षेत्रों में उपकरण ले जाने के लिए राष्ट्रीय परिषद चुनाव के दौरान भूटान हेलीकॉप्टर भी प्रदान किए। अक्टूबर 2018 में भूटान लोकतंत्र के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन जो है, सीमा सड़क संगठन का प्रोजेक्ट दंत मई, ठीक है, दंतक मई 2061 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्यालय थिम्पू, जो कि भूटान का राजधानी है, के पास सिमटोका स्थित है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना दंतक ने भूटान के अत्यंत दुर्गम पहाड़ी इलाकों में 1500 किलोमीटर अधिक सड़क का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें पूर्व पश्चिमी राजमार्ग 548 किलोमीटर, थिम्पू फुस्तोलिंग राजमार्ग 181 किलोमीटर, पारो, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए कि यहाँ क्या क्या परियोजना दिया हुआ है। भारत सरकार ने भूटान को ये बुनियादी ढांचे निर्माण कर रहा है। ठीक, आगे जो है, आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। सीमा प्रबंधन, ठीक है, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा ऑपरेशन ऑल क्लियर के अनुसार ऑपरेशन ऑल क्लियर 2003 से 2004 के बीच भूटान के दक्षिणी क्षेत्र में असम अलगाववादी विद्रोही समूह के खिलाफ रॉयल भूटान सेना बलों द्वारा चलाया गया था। इसको आप लोग याद कर लीजिए। प्रथम सैन्य अभियान 1990 में भारत ने असम अलगाववादी समूह के खिलाफ ऑपरेशन राइनो बजरंग आरंभ किया था। निरंतर बढ़ते हुए दबाव के कारण असम के उग्रवादियों ने अपने शिविरों में भूटान स्थानांतरित कर दिए। 1990 के दशक में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB ने कथित रूप से लोमसांबा आबादी को निष्कासित करने
में भूटान की सरकार की मदद की थी, जिन्हें शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई भूमि पर कब्जा कर लिया था। अब पढ़ते हैं BBN गलियारा, मतलब बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल का गलियारा जो है वो पढ़ते हैं। तो BBN दक्षिण एशिया के 4 देशों बांग्लादेश, भूटान, I फॉर इंडिया हो गया आपका, N फॉर नेपाल द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी उप क्षेत्रीय संपर्क पहल। BBN दक्षिण एशिया के प्रमुख 4 देश हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक अच्छा बनाता है। 2015 जून सीमा एक दूसरे के देश में माल ट्रांसपोर्ट सीमेंट आवश्यकता के लिए ये चालू किया गया है BBN, जो कि आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है और उस पर एक समझौते के अनुसार हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। अगर चारों देशों के बीच ये बन जाता है गलियारा तो अच्छा रहेगा। गलियारा मतलब एक रोड हो गया, ठीक है। पंजीकृत वाहनों को कुछ नियमों और शर्तों के तहत अपने क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुमति देंगे। सीमा एवं अन्य शुल्क संबंधित देश तय किए जाएंगे, मतलब एक दूसरे को देश जो है वो सीमा शुल्क जो भी है और भी जो भी ट्रांसपोर्ट शुल्क होता है वो अपना आपस में तय कर लेंगे, आपस में बातचीत कर लेंगे। द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय मंचों पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और वो जो गलियारा है यहाँ पे मैप में अगर आप देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे जो मैप दिखाया गया है क्लियर नहीं है। इस मैप में आपको जो गलियारा है वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। इधर से होगा भूटान, आपका इधर हो गया, ऐसे ही दिया हुआ है कुछ समझौते। और अब नीचे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है और पढ़ लेते हैं उसको हम लोग। समझौते के मुख्य उद्देश्य लोगों और सामानों को सीमा पार आवाजाही सुविधा प्रदान करके लोगों को परस्पर संपर्क और आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इस चारों देशों के बीच यात्री और मालवाहक वाहनों को निर्बाध आवागमन अनुमति प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत सीमा और कार्गो वाहन को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब जो भी देश अगर इंडिया से भूटान जाना है तो सीधा वो चला जाएगा, एक दूसरे में बदलाव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बॉर्डर पर जाकर कोई चेंज करने की गाड़ी आवश्यकता नहीं है। BBN समझौता इस क्षेत्र में सुरक्षित, किफ़ायती और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त सड़क परिवहन की बढ़ावा देगा। क्षेत्रीय एकीकरण के लिए संस्थागत तंत्र बनाने में प्रत्येक देश की सहायता करेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो BBN देशों मालदीव, श्रीलंका को हाल ही में म्यांमार को एक साझा मंच प्रदान करने वाला परियोजना आधारित आर्थिक सहयोग पहल, दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय सहयोग SASEC कार्यक्रम को सहायता के रूप में BBIN को तकनीकी सलाहकार और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दक्षिण एशिया उप आर्थिक सहयोग का कार्यक्रम का सचिवालय है। हालांकि पूर्व में भूटान ने BBIN समझौते के लिए अपनी सहमति दी थी, लेकिन इसने अभी एक दृष्टि पुष्टि की है कि भूटान की संसद के निचले सदन में, निचले सदन मतलब होगा कि लोकसभा और विधानसभा होता है, उसमें निचले सदन को लोकसभा कहते हैं, ने जिस विधेयक को मंजूरी दी थी वह निम्न कारणों से उच्च सदन में पारित नहीं हो सकी। क्यों पारित नहीं हो सकी BBN समझौता, वो आपका नीचे दिया गया हुआ है। 2 टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। यह समझौता अन्य देशों से भूटान में आयात बढ़ाएगा और इस कारण भूटानी ट्रक ड्राइवरों की आजीविका के लिए संकट उत्पन्न करेगा। इसलिए भूटान चाहता है कि इसके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या सीमित की जाए। सभी 4 सदस्य देशों में से सबसे छोटा देश होने के नाते भूटान को यह आशंका है कि इस समझौते में पर्यटकों की संख्या एवं प्रदूषण दोनों में वृद्धि होगी, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा। मतलब ये समझौता हो जाएगा तो भूटान से कोई भी देश आ जाएगा तो उसको आशंका है कि मेरे देश में जो भी होगा वो उससे गाड़ी ज़्यादा चलेगी, ठीक है, तो पर्यावरण होगा, जिससे भूटान में जो भी पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए उनको कष्ट होगी, इसकी वजह से दिया गया। अब देख सकते हैं डोकलाम विवाद क्या है। डोकलाम विवाद जो है वो 2017 में डोकलाम पठार पर भारत और चीन के बीच एक सीमा गतिरोध पैदा हुआ था, जो भूटान में भारत, चीन और भूटान के बीच त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। विवाद तब प्रारंभ हुआ जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने डोकलाम पठार सड़क का निर्माण शुरू किया। चीन इस क्षेत्र में अपना दंगलांग क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है, ठीक है। देखिए यही है आपका डोकलाम, ये चीन दावा करता है, ये आपका डोकलाम है। देखिए कुछ इस प्रकार से जो है ये डोकलाम का क्षेत्र है, ये वाला, ये चीन दावा करता है कि नहीं ये जो क्षेत्र है ये मेरा है। हालांकि भारतीय सेना ने इस निर्णय गतिविधि पर आपत्ति जताई, क्योंकि भारत इसे भूटानी क्षेत्र मानता है।
डोकलाम का जो क्षेत्र है वो भारत मानता है कि वो भूटान का है, लेकिन नेपाल कहता है कि नहीं ये मेरा, सॉरी चीन कहता है कि नहीं ये मेरा है। लेकिन चीन तो जानते हैं जहाँ थोड़ा सी जगह मिली वहाँ पे पैर पसारने की सोचने लगता है, और वो पसारता भी है। बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के आरोप लगाए। चीन का आरोप था कि भारत सेना इसके क्षेत्र में घुसपैठ कर रही है। देखिए कितना बड़ा आरोप लगा रहा है, जबकि भारत सेना कभी भी घुसपैठ नहीं करती है। भारत ने चीन पर आरोप लगाया कि इसके इलाके बंकरों से नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद चीन द्वारा नाथुला दर्रा, जो नाथुला दर्रा है इस पर भी बहुत विवाद रहता है, के द्वारा माध्यम से कैलाश मानसरोवर की ओर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रोक दिया गया। किसने रोका? चीन ने रोका, यह भारत आरोप लगाया। इस मार्ग को 2015 में खोला गया था और इसे उत्तराखंड के रास्ते लेपू लेक एक जगह का नाम है, जाने के लिए एक बेहतर विकल्प माना जाता है। इसके बाद भारत और चीन ने इस क्षेत्र में अपने सैनिकों के उपस्थिति बढ़ाई। दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध शुरू हुए। सैन्य गतिरोध मतलब कि एक दूसरे को सीमा अपना देख रेख कर रहे थे, परंतु बाद में इस मुद्दे को वार्ता से सुलझा लिया। बाद में दोनों देश आपस में बात करके इस मुद्दे को सॉल्व कर लिए। भारत ने डोकलाम मुद्दे पर भूटान का समर्थन किया, क्योंकि दोनों देश ही प्रगढ़ संबंध है। दोनों राष्ट्रों ने 2007 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, जो भारत और भूटान के हित की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भूटान राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर चीन द्वारा बनाई जा रही सड़क पूरी हो जाती है तो यह चीन की भारत के राजनीतिक रूप से सुभेद्य यानी कि चिकन नेक सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक जो है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, कि 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को भारतीय मुख्य रूप से जोड़ता है, तक पहुँच आसान बना देगा। ठीक है, अब आगे जो है वो देखते हैं भारत और भूटान का जो संबंध है। भारत भूटान संबंध के प्रमुख मुद्दे, जो भी भारत और भूटान के बीच संबंध है उसका प्रमुख मुद्दा क्या है, मतलब प्रमुख जो भी बात है। अब यहाँ पे निष्कर्ष आपका शुरू होता है, वो देखिए। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए। इससे भूटान के लोग के मन में भारत के प्रति नकारात्मक धारणा पैदा हुई। उदाहरण के लिए भूटान में 2013 में चुनाव से ठीक पहले रसोई गैस सब्सिडी में कटौती भारत के फैसले के भारतीय हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। भूटान में यह भावना बढ़ रही ही है कि यहाँ की जल विद्युत परियोजना का भारत द्वारा किया जा रहा विकास से आत्मरुचि से प्रेरित है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर भूटान की अधिशेष विद्युत प्राप्त कर रहा है। भारत की ऊर्जा में स्वच्छ स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा आदि पर बढ़ती निर्भरता के कारण जल विद्युत परियोजना से संबंधित भूटान चिंतित है। आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से दक्षिण पूर्व भूटान में घने जंगलों में आतंकवादी संगठनों द्वारा अवैध शिविर स्थापना दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। चीन का महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे चुम्बी घाटी और डोकलाम पर दावे तथा भूटान के साथ मजबूत रासायनिक आर्थिक संबंधों स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास भी भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। मतलब जो भी विवाद रहा है वो सब यहाँ पे उजागर किया गया कि इसका क्या चिंता का विषय रहा है, चीन का क्या हस्तक्षेप है, टोटल चीज़ यहाँ पे दिया गया। अब देखते हैं इसके लिए भावी कदम क्या उठाए गए हैं, मतलब कि सुझाव क्या है। भारत को अपनी परियोजना में भूटान को मिलने वाले लाभों का प्रचार करने की आवश्यकता है। भारत को लगातार भूटान के साथ सहयोग के नए क्षेत्र तलाशने की आवश्यकता है। भारत भूटान में इसरो के ग्राउंड स्टेशन स्थापना का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। यह भूटान को अपने दूर दराज के क्षेत्रों में मौसम संबंधी संदेशों भेजने के लिए सहायक होगा। भूटान जो है भारत को भूटान के आंतरिक मामलों में तटस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि यह एक संरक्षण भूमिका निभा रहा है। चीन के साथ चल रहा सीमा विवाद दोनों देशों के लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए दोनों देशों इस मुद्दे पर एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सीमावर्ती क्षेत्र घुसपैठियों और आतंकवादियों की सुरक्षित रहे। ठीक है, पड़ोसी होने के नाते यह आवश्यक है कि दोनों देश एक दूसरे के मूल्य को पहचाने, मतलब एक दूसरे के मूल्य क्या एक दूसरे की आवश्यकता है वो पहचाने। इसके अलावा नियमित रूप से दोनों पक्षों की उच्च स्तरीय वार्ताएं आवश्यक है। मतलब
जो भी विवाद वगैरह हो, जो भी बात करनी हो, वो हर साल आपस में बातचीत करे और कुछ घटनाएं, कुछ जो भी बढ़े घटे उसकी बात करें। अगस्त 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री ने भूटान की यात्रा के प्रमुख जो हाल की घटना है वो देखते हैं। 720 मेगावाट की मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। किसने किया? भारतीय प्रधानमंत्री ने भूटान की यात्रा के दौरान किया। भारत भूटानी निर्यातकों को प्रोत्साहन करने के लिए 4000 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। मतलब भारत जो है वो भूटान को 4000 करोड़ रुपए देगा निर्यातक को प्रोत्साहित करने के लिए। यह विशेष पैकेज इस पंचवर्षीय योजना में कंपनियों और निर्यातों के लिए व्यापार समर्थन के रूप में दिया जा रहा है, ताकि इन्हें भारत से अधिक निर्यात करने के प्रोत्साहन दिया जा सके। अब देखते हैं यहाँ पे आपका हो गया प्रसार सेवा को प्रदान प्रबंधन के लिए भूटान द्वारा दक्षिण एशिया उपग्रह पर एक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने के लिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित 7 करोड़ रुपए ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया। भारत ने भूटान में अपना रुपे कार्ड, जो रुपे कार्ड इंडिया में हम लोग चलाते हैं, डेबिट कार्ड पर जो रुपए लिखा गया होता है वो भारत का अपना है। ये भारत ने भूटान में लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि इसे देश के पर्यटक में बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए आपका ये भारत भूटान का जो भी विवाद था 1910 से लेकर अभी तक का, 1947 से लेकर 2000 तक का पढ़ना है, लेकिन आपका वर्तमान तक है, इसलिए इसमें आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और कॉलेज के एग्जामों में आपका बहुत ही सहायक होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या थंबनेल पर लिखे हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स मैं दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर या किसी भी सोशल मीडिया लिंक के द्वारा आप नोट्स ले सकते हैं। नंबर हमारा है 8986675751। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या कॉलेज के एग्जामों के लिए जिससे भी आपका सिलेबस मैच करता हो, इंडिया भूटान रिलेशनशिप, वहाँ आप पढ़िए, अच्छा रहेगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है, आगे के वीडियो जो भी है वो जल्द ही आएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक ही स्टूडेंटों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।